हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बिल्कुल सही चल रही होगी और बिल्कुल सही पढ़ना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर पिछले पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। हमने इससे पहले ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी इसके ओशियनोग्राफी के, जिसको हम समुद्र विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र विज्ञान। ओशियनोग्राफी के मैंने यूपी पीएससी के ऑल ओल्ड पेपर सॉल्व करवा दिया। क्या करवा दिया? सॉल्व करवा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एमपीपीएससी कि मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम, टीजीटी का एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम। इन एग्ज़ाम्स में, मध्य प्रदेश के इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने नहीं देखा है तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखना। और जो ये क्वेश्चन आप देखना चाहते हो, सोल्व करना चाहते हो, तो मैं आई कार्ड में इनको ऐड कर दूंगा। आई कार्ड क्या होता है? देखो, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। आई कार्ड क्या होता है? आई कार्ड क्या होता है? जैसे ये आपका वीडियो चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पर एक गोला सा रहता है और उसमें आई लिखा होता है। उसके ऊपर क्लिक करना। मैं उसमें 5 वीडियो ऐड करूँगा यूपीपीएससी के, तो उन सभी वीडियोज़ को आप बिल्कुल सीरियल से देख लेना, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के पेपर्स की। तो हमारा जो चैप्टर है ओशियनोग्राफी का 11वां चैप्टर है, ओशियनोग्राफी का चैप्टर 11 है, ठीक है? और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की? क्वेश्चन नंबर 26 की। 26वां क्वेश्चन बात करेंगे। 25 क्वेश्चन मैंने यूपीपीएससी के सॉल्व करवा दिए हैं। उसमें 8-10 साल के पेपर क्वेश्चन इंक्लूड हो गए थे ओशियनोग्राफी के। अब हम बात करेंगे ओशियनोग्राफी के जो अदर क्वेश्चन हैं, जैसे किसके? एमपीपीएससी के, ठीक है? तो 26वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से सागर की ओर फैला होता है। मैं एक बार क्वेश्चन को नहीं, उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट पॉइंट है वो लिख देता हूँ कि किसी भी देश के तट से, किसी भी देश के तट से समुद्रवर्ती सागर की ओर समुद्रवर्ती सागर की ओर 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं। 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं। कितने मंडल? कि 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं। किसी भी देश के तट से समुद्रवर्ती सागर की ओर 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला होता है क्षेत्रीय सागर। सबसे पहला कौन सा आता है? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर क्या होता है? मैं डायग्राम से भी बता दूंगा आपको, एक बार आप इनको लिख लो। क्षेत्रीय सागर क्या होता है? आधार रेखा से सामान्यतः 12 नॉटिकल मील होता है। यह आधार रेखा से सामान्यतः 12 नॉटिकल मील, जिसको हम समुद्र मील, बड़ा मील आएगा, मील या समुद्री मील। जो नॉटिकल मील होता है उसे हम समुद्री मील भी बोलते हैं। तो क्षेत्रीय सागर यह आधार रेखा से सामान्यतः 12 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत होता है। विस्तृत रहता है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है कौन सा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल की दूरी तक विस्तृत रहता है। यह आधार रेखा से 200, एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत रहता है। ठीक है कि जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा है उच्च सागर। क्या है? उच्च सागर। देखो उच्च सागर क्या होता है? उच्च सागर होता है विशिष्ट आर्थिक मंडल के आगे के क्षेत्र को, विशिष्ट आर्थिक मंडल के आगे के क्षेत्र को उच्च सागर कहते हैं। उच्च सागर में सम्मिलित किया जाता है। क्या है? विशिष्ट आर्थिक मंडल से आगे के क्षेत्र को उच्च सागर में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 3 क्षेत्रीय सागर के बारे में। उसके अलावा जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है उसके बारे में, और किसके बारे में? उच्च सागर के बारे में। तो इनको मैं एक बार आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। ये आप तीनों के तीनों नोट कर लेना। इसमें ध्यान रखना जो ये डिस्टेंस है 12 नॉटिकल 200 नॉटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इस पर से ध्यान रखना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। हम एक भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। किसका लेते हैं? भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा भारत का डायग्राम है, दक्षिण भारत का, और इसकी ये क्या है? ये क्या है? ये इसकी तटीय आधार रेखा है। क्या है? तटीय आधार रेखा। ठीक है, ये क्या है? इसकी तटीय आधार रेखा है। अब इससे इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी है 12 नॉटिकल। कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। तो ये जो 12 नॉटिकल मील की दूरी वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको क्या बोल रहे हैं हम? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर। उसके बाद तटीय आधार रेखा से और 200 नॉटिकल जो मील की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। और इसके जो आगे का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उच्च सागर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च सागर बोलते हैं। तो ये था, ये जो 12 नॉटिकल की दूरी है उसको
क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। 200 नॉटिकल की दूरी है उसको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बोल रहे हैं, और आगे के क्षेत्र को उच्च सागर बोलते हैं। इनमें अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे क्षेत्रीय सागर में हर काम कर सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्र में कुछ अलग कर सकते हैं, और उसके आगे कुछ और भी कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको तब बताऊंगा जब इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें, क्योंकि हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। 27वां क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के मध्य, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, प्रति विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा की उत्पत्ति का कारण, प्रति विषुवतीय धारा की उत्पत्ति का कारण। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है MPPSC 2010 में। देखो मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। क्वेश्चन बिल्कुल इस लैंग्वेज में नहीं आया था। क्वेश्चन आया था कि उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के मध्य विपरीत दिशा में कौन सी धारा बहती है, तो वो बहती है प्रति विषुवतीय धाराएं। तो हमने यहाँ से एक क्वेश्चन बना लिया, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यह है उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य बहती है, प्रवाहित होती है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको। ये कौन सी है? ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, और ये दक्षिण विषुवतीय धारा है। बिल्कुल सही है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, ये दक्षिण विषुवतीय धारा है। इसके बीच में इस तरीके से ये कौन सी है? इसके जो बीच में बह रही है वो है प्रति विषुवतीय धारा। ठीक है, कि जो उत्तरी विषुवतीय धारा है और दक्षिण विषुवतीय धारा के बीच में कौन सी बह रही है? ये बह रही है प्रति विषुवतीय धारा, जो इसके अपोजिट दिशा में बह रही है। जो विषुवतीय धाराएं हैं वो जा रही हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि जो प्रति विषुवतीय धारा है ये बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम को आप बना लेना। यहाँ से आपकी दो बातें याद हो रही हैं, ये भी आपकी जो ये मैंने लिखाई है ये भी यहीं से याद हो जाएगी। अब इसके उत्पत्ति का क्या कारण है मैं समझा देता हूँ एक बार, कि जो प्रति विषुवतीय धाराएं हैं ये इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, ये क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका भी कुछ कारण होगा ना। तो देखो होता क्या है कि जो उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिण विषुवतीय धारा दोनों के दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। क्या हो रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसका जो ये वाला क्षेत्र है, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, अमेरिका का तटीय क्षेत्र है, ये अटलांटिक महासागर की हम बात कर रहे हैं सपोज दैट। तो ये क्या है? ये अटलांटिक उत्तरी क्या है? अमेरिका का क्षेत्र है ये। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का तटीय क्षेत्र है। हम अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं, किसी भी महासागर के ले लो, दोनों में कारण सेम है। जो कारण अटलांटिक महासागर में है वही कारण प्रशांत महासागर में। अब ये धाराएं उत्तरी और दक्षिण विषुवतीय धाराएं बह रही हैं, यहाँ पर तट है। अब ये धारा क्या हुई? तट से टकराएंगी। अब जब ये तट से टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। जब ये दोनों धाराएं तट से टकराएंगी तो यहाँ पर क्या होगा? जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। बिल्कुल सही, समझ में आ गया कि जब उत्तरी और दक्षिण विषुवतीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाके बहेंगी और इस अमेरिका के तटीय क्षेत्र से टकराएंगी तो यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पर जल की मात्रा कम है। यहाँ पर क्या होगा? जल की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो जल की मात्रा है वो यहाँ के जल की मात्रा की तुलना में अधिक है। यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है
तुलनात्मक रूप से यहाँ से। दूसरे लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जो इस क्षेत्र की जल की मात्रा है वो इस क्षेत्र की जल की मात्रा की तुलना में अधिक है, और इस अंतर के कारण क्या उत्पन्न होता है, ढाल प्रवणता। क्या उत्पन्न होगा, ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता का मतलब होता है ढाल में अंतर। ढाल में अंतर, यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगी, जल स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा, यहाँ पर क्या होगा, ढाल ऊंचा होगा। तुलनात्मक रूप से यहाँ पर ढाल नीचा होगा। अब क्या होगा, अब इस ढाल प्रवणता को समाप्त करने के लिए इन दोनों जलधाराओं के बीच से जल वापस बहने लगेगा। क्या करेगा, जल वापस बहने लगेगा। आप खुद भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। दो नलकी लो आप पानी की, और उन दोनों नलकियों को इस तरीके से पानी बहाओ। सामने एक पत्थर रख दो इस तरीके से। दो नलकी लो, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ लगा दो, और पानी बह के जा रहा है, और यहाँ पर आप क्या करो, एक पत्थर लगा दो। पानी कुछ तो इस साइड में चला जाएगा, कुछ इस साइड में चला जाएगा, लेकिन पानी वापस भी इस दिशा में आएगा। इन दोनों के बीच से पानी वापस आना स्टार्ट कर देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिविस्वतीय धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिविस्वतीय धारा बोलते हैं, क्योंकि उत्तर में उत्तरी विस्वतीय धारा, दक्षिण में दक्षिण विस्वतीय धारा, दोनों के बीच में जो जल वापस आ रहा है उसको बोलते हैं प्रतिविस्वतीय धारा। समझ में आ गया। तो जो प्रतिविस्वतीय धारा है, दिशा, दिशा क्या है, पश्चिम टू पूर्व। प्रवाहित होने की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं, प्रवाहित दिशा। तो प्रवाहित दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है, महासागर, कौन सा भी महासागर, महासागर उत्तरी एवं दक्षिणी विस्वतीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, लेकिन बहती है जब ये धाराएं महासागर के पश्चिमी किनारे से टकराती, तो वहां जल का अभिसरण हो जाता है, या जल इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वहां जल का अभिसरण हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में जल की मात्रा में अंतर हो जाता है, अंतर हो जाता है। फलस्वरूप ढाल में भी अंतर हो जाता है। हो जाता है, जिसे ढाल प्रवणता कहते हैं। हो जाता है, जिसे ढाल प्रवणता कहते हैं। एक बार ऊपर का साफ कर देता हूं मैं। जिसे ढाल प्रवणता कहते हैं। इस ढाल प्रवणता का
प्रवणता का अनुसरण करते हुए दोनों विषुवतीय धाराओं के मध्य जल महासागरों के पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे की ओर बहने लग जाता है। यही ढाल प्रवणता है, बहने लग जाता है। इसे ही प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं। क्या है, दोबारा पढ़ के बताता हूँ। उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। जब यह धाराएं महासागर के पश्चिमी किनारे से टकराती हैं तो वहां जल का अभिसरण या जल इकट्ठा होता है, जिसके कारण महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में जल की मात्रा में अंतर हो जाता है। फलस्वरूप ढाल में भी अंतर हो जाता है, जिसे ढाल प्रवणता कहते हैं। इस ढाल प्रवणता का अनुसरण करते हुए दोनों विषुवतीय धाराओं के मध्य जल महासागर के पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे की ओर बहने लग जाता है और इसे ही प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ ये कोई महासागर है, ये पूर्वी किनारा है, ये पश्चिमी किनारा है। क्या है? ये पूर्वी किनारा है, ये पश्चिमी किनारा है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा, ये दक्षिण विषुवतीय धारा। यहाँ पर जल की मात्रा अधिक, यहाँ जल की मात्रा कम, यहाँ ढाल उच्च, यहाँ ढाल निम्न। क्या हो गई? ढाल प्रवणता पैदा हो गई। जल इस दिशा में बहेगा, ये प्रतिविषुवतीय धारा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, ये था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये इस तरीके से करवाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में प्रतिविषुवतीय रेखीय धारा सर्वाधिक विकसित होती है। ये बात लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में प्रतिविषुवत धारा, प्रशांत महासागर में प्रतिविषुवतीय धारा सर्वाधिक विकसित होती है। ठीक है, ये नोट कर लेना कि प्रशांत महासागर में प्रतिविषुवतीय धारा सर्वाधिक विकसित होती है। बिल्कुल दिख रही है पूरी लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर में प्रतिविषुवतीय धारा बिल्कुल स्पष्ट होती है, तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है। दूसरा, गायना या गिनी, गायना जिसे हम गिनी भी बोलते हैं, गायना या गिनी की धारा, गायना या गिनी धारा एक अटलांटिक महासागर की प्रतिविषुवतीय धारा है। ठीक है, गायना या गिनी की धारा एक अटलांटिक महासागर की प्रतिविषुवतीय धारा है। बिल्कुल समझ में आ गया? डायग्राम से समझाऊं उसको? मैं रहने देता हूं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये अमेरिका है और भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, वो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र बना देता हूं मैं ऐसे, इस तरीके से।
इस तरीके से। अब यहां पर ये ऊपर से आती है धारा, कनाली जल धारा। अब ये कनाली जल धारा का कुछ भाग इस तरीके से प्रवाहित होने लग जाता है। यहां पर क्या है, गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है ना, और ये धारा कौन सी है, गिनी की धारा है, ठीक है। ये एक ग्राम जल धारा है, कैसी है, ग्राम जल धारा है। उसके बाद हम बात करते हैं जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जल धाराओं की उत्पत्ति होती है, तो लिखो जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण। इसी में जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण, देखो मैंने जल धाराओं को अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, तीनों महासागरों की जल धाराओं को बिल्कुल सही ढंग से समझा दिया है, डिटेल से समझा दिया है। तो आप इनका वीडियोज को ज़रूर देखें। और ये वीडियो है, आपको जो आपका वीडियो चलेगा उसके कॉर्नर में यहाँ पर आई कार्ड है, वाइट कलर का रहता है। जैसे आप वीडियो देखते रहते हो, फोन में देखो चाहे लैपटॉप में, तो वीडियो के इस कॉर्नर में एक गोला सा बना रहता है वाइट कलर का, जिसमें आई लिखा होता है। उसके ऊपर क्लिक करना, इन तीनों वीडियो की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें, ठीक है। तो जलधाराओं की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो देखो जलधाराओं की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, इसमें एक है क्या, कोरियोलासिस बल। एक क्या है, कोरियोलासिस बल है, और दूसरा क्या है, एक्रेमैन स्पाइरल है, एक्रेमैन स्पाइरल। ये दो कारण हैं, कोरियोलासिस बल है, एक्रेमैन स्पाइरल है, जिनके द्वारा जलधाराओं की उत्पत्ति प्रभावित होती है और ये पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर आपको कारण याद करूँगा, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरीके से समझा के मैं उन वीडियोस में पढ़ा रखा हूँ जो मैंने अभी बताया है। वहाँ पर मैंने सभी जलधाराओं को ट्रिक के साथ भी पढ़ा है। आप उन वीडियोस को देख लोगे, जलधाराएं आपके परमानेंट माइंड में सेट हो जाएंगी। कोई भी जलधारा का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, या आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरियोलासिस बल। कोरियोलासिस बल क्या होता है, क्या होता है, पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर रही है, इस तरीके से अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो उससे क्या होता है, कोरियोलासिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलासिस बल, इसकी उत्पत्ति बता देता हूँ। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, ठीक है भाई, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कोरियोलासिस बल उत्पन्न हो गया। अब ये जो कोरियोलासिस बल है वो क्या काम करता है, ये पृथ्वी की जो धाराएं होती हैं, एक्रेमैन स्पाइरल बल और कोरियोलासिस बल, ये दोनों के दोनों हैं, मैं लास्ट में लिखा दूंगा ये बात। तो जो कोरियोलासिस बल होता है ये क्या करता है, जो जलधाराओं की दिशा है उसमें परिवर्तन लाता है। क्या प्रभावित करता है, जलधाराओं की दिशाओं को प्रभावित करता है। यह बल
जल धाराओं दिशा को प्रभावित करता है। जो कोरियोलिस बल है यह जल धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। कैसे? इस बल के कारण जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या होता है? कोरियोलिस बल के कारण जो जल धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। जैसे ये विषुवतीय धारा है, ये दक्षिण विषुवतीय धारा है, इसके कारण ये तो दक्षिण की ओर घूम गई, ये उत्तर की ओर घूम गई। तो ये जो उत्तर की ओर घूम रही है ये दक्षिण की ओर भी घूम सकती थी ना, लेकिन कोरियोलिस बल की वजह से ये क्या की अपने दाईं ओर घूम गई और ये अपने बाईं ओर घूम गई। तो ये ध्यान रखना, कोरियोलिस बल की वजह से धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। अब क्या होता है कि जब हम पेपर देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं क्या उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर थी या दक्षिण गोलार्ध में दाईं ओर थी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रियलिटी है। तो देखो, कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, इस डायग्राम को याद रखना है कि कोई भी महासागर ले लो आप, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उसमें जो उत्तरी विषुवतीय धारा है उत्तर की ओर घूम रही है और दक्षिण विषुवतीय धारा दक्षिण की ओर घूम रही है। अब मैं इस तरीके से बनता हूँ एक बार, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। उत्तरी धारा दाएं हाथ की ओर, ये मेरा बायां हाथ है, दक्षिण धारा बाएं हाथ की ओर। ठीक है, समझ में आ गया? इन दो धाराओं के आधार पर आप अपना कंफ्यूज कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि जो उत्तरी विषुवतीय धारा है वो उत्तर की ओर घूम रही है, मतलब दाईं ओर घूम रही है, और जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है वो दक्षिण की ओर घूम रही है, मतलब बाईं ओर घूम रही है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो आप, जो पृथ्वी का परिभ्रमण होता है इससे पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये रख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जल धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, जल धाराओं की गति तीव्र होती है। दूसरा ऑप्शन, जल धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं। तीसरा ऑप्शन, जल धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। चौथा ऑप्शन, जल धाराएं असमान गति से बहती हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से एक्रेमेंट स्पाइरल बल और कोरियोलिस बल दोनों की वजह से जो जल धाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, अब दूसरा कारण आते हैं। दूसरा कारण भी है। अब उसके बाद अगले कारण है महासागर संबंधित कारण। महासागर संबंधित कारण कि कुछ कारक हैं जो महासागरों से संबंधित हैं, जिनकी वजह से भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। सबसे पहला होता है तापमान में विभिन्नता। ठीक है, दूसरा है लवणता में विभिन्नता। तीसरा है घनत्वों में विभिन्नता। ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से महासागरीय धाराओं की भी उत्पत्ति होती है।
देखो तापमान में विभिन्नता का मतलब होता है तापमान कहीं भी बिल्कुल सेम नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर तापमान बहुत कम पड़ता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर तापमान बहुत अधिक होता है। जब विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर तापमान अधिक होता है तो क्या होता है, जल का घनत्व कम होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है तो वहाँ पर जल का घनत्व अधिक होता है। तो इस तरीके से है, लवणता भी ऐसे ही है। जब लवणता की मात्रा बढ़ जाती है घनत्व बढ़ जाता है, और जब घनत्व बढ़ जाता है तो जल स्तर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को मैं उन वीडियोज में सही ढंग से समझा रखा हूँ जो आपको आई कार्ड में मिल जाएंगे, इनको जरूर देखना। उसके बाद तीसरा कारक है, वो है कौन सा, बाह्य सागरीय कारक। तीसरा है बाह्य सागरीय कारक, और बाह्य सागरीय कारक में आता है वायुदाब एवं हवाएं। वायुदाब एवं हवाएं, और दूसरा आता है क्या, वाष्पीकरण तथा वर्षा। ये दो कारण बाह्य कारकों में, पहला वायुदाब एवं हवाएं है, दूसरा वाष्पीकरण एवं वर्षा है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं मैं इसी वीडियो में। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, वरना बड़े क्वेश्चन में तो क्या है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबाई करवा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 28वां क्वेश्चन, वो जलधाराओं से संबंधित क्वेश्चन है। महासागरों की सतही धाराओं के चलने का प्रमुख कारण है। महासागरों की सतही धाराओं के चलने का कारण है। महासागरों की सतही धाराओं के चलने का कारण है कि महासागरों में जो सतही धारा सतही क्षेत्र में चलती है उसका प्रमुख कारण क्या है। उसका प्रमुख कारण है वायु क्रिया। क्या है, वायु क्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे लिखो, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है वो, मैं आपको नोट करके लिखवा दूंगा, एक बार लिख लो। सनातनी पवने, सनातनी पवने क्या, सनातनी पवने धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सनातनी पवने धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि जो सनातनी पवनें होती हैं वो धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, दूसरा, अधिकांश धाराएं सनातनी पवनों का अनुसरण करती हैं। अधिकांश धाराएं सनातनी पवनों का अनुसरण करती है। अधिकांश धाराएं सनातनी पवनों का अनुसरण करती है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पता चलाना है कि सनातनी पवनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ये आपको खुद को ढूंढ के लेके आना है कि सनातनी पवनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी पवन है जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, या फिर महासागरीय धाराओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरा ध्रुवीय पवनें, चौथा स्थायी पवनें या सनातनी पवनें। मैंने खुद नहीं बोल दिया, सनातनी पवनें। तो ध्यान रखना, ऑप्शन भी मैंने सही नहीं बोला यार, क्योंकि व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय ये तीनों की तीनों पवनें कैसी हैं, सनातनी पवनें। ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन दूसरे दे रहा हूं मैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 व्यापारिक, दूसरा पछुआ, तीसरा ध्रुवीय पवनें और ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय ये तीनों के तीनों पवने हैं जो सनातनी पवनों का प्रकार है, और सनातनी पवने महासागरीय धाराओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, किस तरीके से प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी जलधाराएं हैं जो इनसे प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले लिखो, यहाँ तक का लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे लिखवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवन। उत्तरी एवं दक्षिणी, एक साथ लिखा देता हूं, उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय पवने, उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय पवने व्यापारिक पवनों का अनुसरण करती है। पहली बात लिखो, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय पवने व्यापारिक पवनों का अनुसरण करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट लिखो, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की क्यूरोसियो एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर की पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम तथा एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ब्राजील धारा पछवा पवनों का अनुसरण करती है। ठीक है, क्यूरोसियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील, ये धाराएं हैं जो पछवा पवनों का अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील धारा के पश्चिमी तीव्रीकरण के पश्चिमी तीव्रीकरण पश्चिमी तीव्रीकरण का क्या कारण है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील धारा के पश्चिमी तीव्रीकरण का क्या कारण है, तो वो है पछवा पवने, पछवा पवने, पछवा पवने ही गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील धारा के पश्चिमी तीव्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट तो लिख लो, उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा
धारा तथा उत्तरी एवं दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा पछवा पवनों का अनुसरण करती है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है, 5वां पॉइंट, हिंद महासागर में मानसूनी पवनों की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। इसी कारण यहाँ की जलधारा में भी, इसी कारण यहाँ की जलधारा में भी वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये टोटल 5 ऐसे पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपको हर बुक में नहीं देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप कितना ही डीपली पढ़ लो, क्योंकि ये चीज़ें हमें तब पता चलता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, पढ़ने से ही मतलब नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब है ये जानने से कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और ये सबसे बेस्ट आपको तभी पता चल पाता है जब आप पेपर सॉल्व करोगे। जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है कि पेपर किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से बनाता है और किस तरीके से बनाता है। तो मैंने ये पेपर सॉल्व करवाए हैं आपको, इस तरीके का पेपर बनाता है वो। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, सही ढंग से बिल्कुल क्लियर करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की जलधाराओं का आई कार्ड में जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ यदि चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ढेर सारे कमेंट करो, जो समस्या हो उससे रिलेटेड कमेंट करो, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँगा, आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँगा। और आप और भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है? मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, इसका टारगेट है 75% प्लस मार्क्स दिलाने का। यहाँ पर मैं रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। क्या डालता हूँ? रेगुलर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। तो आप मेरे ज़रूर इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।